जी, श्रीधर जी। हेलो। Yes, you are audible, sir. हेलो। माइक चेक 1 2 3 4। मेरी आवाज आ रही है? Loud and clear, sir. Loud and clear. ओके, चलो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर, मैं एक शराबी हूँ। Hi, श्रीधर। ईश्वर की कृपा और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम के आचरण से मैं आज का दिन शराब से दूर हूँ। अब आज का विषय है तीसरा और चौथा कदम, या हाउ इट वर्क्स। बिग बुक के हिसाब से हम जाएंगे तो हम लोग बात कर रहे हैं हाउ इट वर्क्स की। अब हाउ इट वर्क्स में तीसरा कदम है, चौथा कदम है, पांचवे में तो हम आगे जाएंगे, तो अगले चैप्टर में बात शुरू होगी। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ तीसरे और चौथे कदम की। अब सुधीर भाई का आभार, मुझे सेवा का मौका दिया। और सुधीर भाई बहुत हवा भर रहे थे भाई, मैं डर रहा था इतनी हवा मत भरो यार, वापस शराब पीना पड़ेगा हमको, हवा अच्छी नहीं लगती है, हवा से हम वापस बार बार पिए हैं इसीलिए इतनी हवा भरना अच्छी नहीं है। लेकिन फिलहाल वो जो बोल रहे थे वो कुछ अंश इसमें सच है कि ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, ये जरूरी नहीं है कि तुम तुम्हारे स्पॉन्सर के बारे में या तुम्हारा जो दोस्त है उसके बारे में अच्छे अच्छे से बात करो। जिसने तुमको हेल्प की है उसके बारे में तो सब लोग ही अच्छी बात करते हैं ना भैया। ये तो एक पावशेर पिलाए तो जय हो राम राम जी की, ये तो हम हमारी आदत ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस कहता है कि ग्रेटिट्यूड शो गो फॉरवर्ड, मतलब अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना है वो अगली पीढ़ी के लिए करना है, पिछले पीढ़ी के लिए नहीं। मेरे लिए सुधीर भाई ने बचपन में ये किया, अभी ये किया, वो सब नहीं जरूरी है। तो 1 मिनट में मेरी कहानी बताऊंगा। जब 18 साल का था तब शराब पीना शुरू कर दिया। 29 साल का हुआ तब एक मैसेज मिला। 5 साल चुपचाप शराब पिया, किसी को मालूम नहीं पड़ा पहले। और बाद में 6 साल ऐसा दारू पिया कि अक्खा दुनिया को मालूम पड़ा। पिताजी हेडमास्टर थे, माताजी टीचर थी, दादी हमारी वारकरी थी, भगवान विट्ठल के भक्त थे, पंढरपुर जाने वाले, माला पहनने वाले, नॉनवेज नहीं खाने वाले, शराब की तो बात ही नहीं आती है। तो ये सब होने के बावजूद मैं बेवड़ा बन गया। अब सवाल यह है कि बेवड़ा बनने के बाद अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मुझे डॉक्टर श्रीकांत जोशी, मेरे पिताजी और हमारे भिवंडी ग्रुप के फाउंडर मेंबर है सुभाष के, इनकी तरफ से मिला। आज मुझे 36 साल पूरे हो गए हैं। 10 अक्टूबर 1989 1989 मेरी सोबराइटी की डेट है। आया तब उम्र था 29 साल, आज उम्र है 66 ईयर, 66 साल है। 65 पूरे हो गए, रिटायर हो गया हूँ। एक बेटी है, वो पीएचडी वगैरह रिसर्चर है, वो साइंटिस्ट है, वो इंग्लैंड में है। मैं रिटायर होके 5 साल हो गए अभी। फिर भी मैं टीचर होने की वजह से एक फायदा होता है कि पढ़ाता हूँ, एलएलएम को पढ़ाता हूँ, मास्टर्स इन लॉ में पढ़ाता हूँ मैं। मेरी पत्नी जो है वो, उसका अभी अगला लास्ट ईयर चालू है नौकरी का, वो भी प्रोफेसर है। और माता जी गुजर गई कैंसर से, पिताजी गुजर गए ओल्ड एज से, और छोटी बहन गुजर गई कैंसर से। हम लोग के घर में सब 90 से पहले कोई टपकता नहीं है, पिताजी, चाचा जी, फूफी और दादी सब 90 के पहले। तो अपने को 90 तक तो जीना ही है भैया। खाली इतना ही है कि एक्टिव रोल कैसे करना है, इसीलिए ये सब दुकान खोल के रखा है। एक तो वर्कशॉप वाला है, जो भी बुलाएगा उसके पास जाने का। एक दिन हो तो एक दिन, 2 दिन हो तो 2 दिन, पूरे 2 दिन में 12 कदम, या तो पहला, चौथा, नौवा, 12वां, इतना लेता हूँ। ऑनलाइन में अभी मराठी और हिंदी, मराठी में 150 है, हिंदी में 50 है। होम ग्रुप है। और मीटिंग करता हूँ हफ्ते में 1 बार 2 बार। दादर में अभी रहता हूँ, वैसे मैं भिवंडी वाला हूँ। और अभी मेरी प्रॉब्लम्स क्या है, मैं बहुत गंदी गाली देता हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम है 36 साल प्रोफेसर होने के बावजूद।
दूसरी प्रॉब्लम है मेरी, मैं बहुत एरोगेंट हूँ। टीचर होने की वजह से, प्रोफेसर होने की वजह से मेरा बॉडी लैंग्वेज ही एरोगेंट है और ईगो सेंट्रिक हूँ, दूसरे की सुनता नहीं हूँ, अपनी ही चलाता हूँ। तो ये सब हो गया अल्कोहलिक अनोनिमस में जो कहा जाता है उसकी प्रॉब्लम्स। ओके, अब सवाल ये है कि अभी क्या करते हो भाई तुम? तो अभी मैं फिलहाल अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग में जाता हूँ, हफ्ते में एक बार दो बार वर्कशॉप लेता हूँ और जितना मौका मिले उतना सेवा करने की कोशिश करता हूँ। तो आज का विषय है हाउ इट वर्क्स, ये कैसे होता है, और इसमें आएगा तीसरा और चौथा कदम। तो शुरू कर दिया उसने। रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन फेल हु हैज फॉलोड आवर पाथ थॉरली। मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बात करने की कोशिश करूंगा। जिनके पास अपना खुद का बिग बुक है वो लोग जा सकते हैं हिंदी बिग बुक अध्याय 5वां, यह कैसे असर करता है। मेरे पास पुरानी हिंदी वाली बिग बुक है और शायद आपके पास नहीं रहेगी तो उसका ट्रांसलेशन अच्छा है। और अंग्रेजी बिग बुक जो है उसमें पेज नंबर 61 से लेकर 60 कितना हो गया, 61 से लेकर 71 तक रहेगा। और मराठी वाला कोई रहेगा तो मराठी पेज नंबर जो है वो 58 से चालू होता है। आगे पीछे पेज नंबर है अलग अलग प्रिंटिंग के हिसाब से। अब इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं? इस चैप्टर में बिल डब्ल्यू हमको शराब बंद करने के लिए उसका क्या हुआ था, उसके बारे में क्या हुआ था ये बता रहे, हाउ इट वर्क्स, और रादर हाउ इट वर्क फॉर मी, ये मेरे बारे में कैसा असरदार हुआ ये वो बता रहा है अपने अनुभव से। इसमें पहले तीन चीजें हैं। एक है उसने लंबी लिस्ट दी है 12 कदमों की और 3 पर्टिनेंट आइडिया की, जिसमें डिटेल में उसने समझाया है हमको कि हमारी हालत क्या थी। दूसरी चीज है तीसरे कदम के बारे में बताया है और तीसरी चीज है चौथे कदम के बारे में बताया। अब ये तीनों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। एक आध घंटा है ऐसे मैं समझता हूँ। और सबसे पहली चीज है कि ये 12 कदम, ये बिग बुक और ये बिल डब्ल्यू की कहानी, ये सब कहाँ से आया भाई यार? हमने तो पहले कभी शराब पीते वक्त तो सुना नहीं था। तो हम शुरू करते हैं इसकी बैकग्राउंड या इसकी इटियोलॉजी, ये कहाँ से आया। ये जो चैप्टर है इसमें जो 12 कदम लिखे हैं वो कहाँ से आए। तो सबसे पहले चीज हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको डॉक्टर लोगों ने बताया था कि उनसे कुछ नहीं होगा। इस डॉक्टर लोगों की श्रृंखला में 3 बंदे हैं, उसमें से पहले बंदे का नाम है, कल हमने डॉक्टर सिल्कवर्थ के पास से कोई यहाँ पे वापस छिपा हुआ है। तो डॉक्टर सिल्कवर्थ के पास चार्ल्स टाउन 3 बार ऑलरेडी, चौथी बार जब उनको एडमिट करने अपने जेब में अपने कोट जा रहे थे और उसी समय से फुल टाइट थे तो हाय डॉक्टर भाई कैसा है तू? डॉक्टर खुद की इससे कुछ देना हूं मैं, इसका क्या कुछ। और इसी दरमियान बिल डब्ल्यू के साथ में उनकी पत्नी थी लुइस, जो हॉस्पिटल में उसके पीछे आई थी। और उसने डॉक्टर सिल्कवर्थ के पूछा, डॉक्टर सिल्कवर्थ साहब, ये जो मेरा हस्बैंड है, मेरा जो पति है बिल डब्ल्यू है, बिल विल्सन है, उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। वो जब चाहे तब कर सकता है, जब चाहे तब बंद कर सकता है। तो उसकी विल पावर शराब के सामने क्यों नहीं चलती है? ये एक सवाल था उसका। दूसरा सवाल था इसका आगे चल के क्या होगा भाई? तभी डॉक्टर साहब उसको बताते हैं कि देख भाई, या तो ये पागल हो जाएगा या तो ये मर जाएगा, जल्दी मर जाएगा, क्योंकि इसको शराबियत नाम की बीमारी लगी है। और इसमें मेंटल ऑब्सेशन जो है, मन कहता है थोड़ी शराब पियो, इसका हमारे पास कोई भी इलाज नहीं है। बात समझ में? इसका हमारे पास कोई भी इलाज नहीं है। तो बोले फिर इसका करने का क्या? तो बोले देखते हैं क्या करने का है। और इसी दरमियान डॉक्टर सिल्कवर्थ के चार्ल्स टाउन हॉस्पिटल में एडमिट रहते हुए बिल डब्ल्यू को फ्लैश हुआ, जिसको कन्वर्शन बताया जाता है। कि अचानक बैठ गए बिल डब्ल्यू साहब
और उन्होंने कहा, हे ईश्वर, अगर तू है तो तेरा साक्षात्कार, तेरा रूप बता दे और मुझे इससे छुट्टी दे दे भाई, ये बीमारी से, ये शराबियत से, ये बार बार शराब पीना, फिर अच्छा होना, फिर वापस पीना, इससे छुट्टी दे दे मुझे। और उनको फिर प्रकाश दिखाई दिया, फिर हवा आई, ठंडक, और उनका ऑब्सेशन निकल गया। और ये सब होने के बाद में उनको डॉक्टर सिलकोर्ट मिलने आए। डॉक्टर सिलकोर्ट को बाकायदा बुलाया गया था। तो डॉक्टर सिलकोर्ट को उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ। अब हम सब भाग्यवान है कि डॉक्टर सिलकोर्ट को सब कुछ इस बीमारी के बारे में मालूम था। अगर कल्पना करो कि अगर डॉक्टर सिलकोर्ट ने उनको बोला, अबे साले, तेरे को ना हेलुसिनेशन हो रही है शराब पीने की वजह से, तेरे को मैं इंजेक्शन देता हूँ एक सोने का, तू सो जा और फिर देखेंगे 2 दिन के बाद क्या करना है। तो हम लोग सब अभी सोए हुए रहे। लेकिन डॉक्टर सिलकोर्ट ने उनको बताया, बिल, बेटर हैंग ऑन टू इट, तुमको जो हो रहा है ना उसको पकड़ के रखो। ऐसा क्यों बताया डॉक्टर ने, उसको पकड़ के रखो? ऐसा क्यों नहीं बोला कि अरे हाँ तेरे को हेलुसिनेशन हो रहे, उसका इलाज मेरे पास है, ऐसा वैसा? उन्होंने ये सब नहीं बताया। तो ये हो गए पहले हमारे उस्ताद डॉक्टर सिलकोर्ट। दूसरे डॉक्टर जो है उनका नाम है कार्ल युंग, CARLJUNG। यूरोप के प्रख्यात डॉक्टर है, जिनके बारे में बिल डब्ल्यू ने बिग बुक में ही लिखा है, लेकिन कार्ल युंग नाम बाद में बताया है, शुरू में रोलैंड एच भी नाम नहीं बताया है। तो रोलैंड एच करके जो धनाढ्य आदमी था अमेरिका का, वो उनके पास गया, ट्रीटमेंट लिया, और ट्रीटमेंट लेने के बाद में फिर वापस किया। फिर डॉक्टर को पूछा, तो डॉक्टर बोले, देख भाई, स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम, मतलब ये शराब के अंदर स्पिरिट है और दूसरा जो तुम शराब पीते हो उसमें स्पिरिट है, वैसे एक भगवान, अध्यात्म, धार्मिकता, इसमें भी स्पिरिट होता है। तो हमने ऐसा पढ़ा है, स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम, मतलब ये स्पिरिट इस स्पिरिट को मारता है, बराबर है। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि देख भाई, मेरे से कुछ नहीं होने वाला, तू ऐसा कर, धर्म जहाँ चलता है, धर्म का आचरण करने के लिए बताया जाता है कैसे करना, उनके पास जाना तू, तो हो सकता है, मैंने ऐसा पढ़ा है कहीं, तो तू उनके पास जाके करना। तो दूसरे डॉक्टर हमको, जो कार्ल युंग है, उन्होंने बताया कि मेडिसिन वाले कुछ नहीं कर सकते हैं, तुमको धर्म के पास जाना पड़ेगा। और तीसरे डॉक्टर है विलियम जेम्स, वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस। अब ये बाकायदा डॉक्टर ने हमको बताया है कि भाई साहब, तुम्हारे शराब बंद करने के लिए मेडिसिन कुछ नहीं कर सकता है, तुमको क्या करना पड़ेगा, धर्म का आचरण करना पड़ेगा। और धर्म का आचरण करने से तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा, जिसकी वजह से तुमको तुम्हारी शराब बंद होगी। अब मैंने तो भैया वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस पढ़ा नहीं है, पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अरे वो 18वीं शताब्दी का अंग्रेजी है, समझ में नहीं आता है, दाऊ दाई हाँ त्यों। और वो डॉक्टर को बताया हुआ लेक्चर है, हमको कैसा, हम तो पांडु आदमी है यार, हमको कैसे समझ में आएगा? तो इसीलिए ये सब झमेला है। 3 डॉक्टरों ने हमको समझाया, डॉक्टर सिल्कवर्थ, डॉक्टर कालियूम और डॉक्टर विलियम जेम्स। हम कुछ नहीं करेंगे भैया। अब कहाँ जाएंगे भाई? तो रोलैंड एच गया ऑक्सफोर्ड ग्रुप में। अच्छा, ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ लेना देना नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड में, और ऑक्सफोर्ड ग्रुप जो चल रहा था वो चल रहा है अमेरिका में। तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप जो है वो फ्रैंक बुकमन नाम के एक बंदे ने, फादर ने, एपिस्कोपल फादर कहा गया है उसको, तो और भी एक वर्ड है, तो उन्होंने इसको चालू किया था। तो उसमें क्या कर रहे थे ये लोग? तो उसमें कर रहे थे कि पहली शताब्दी में, जीसस क्राइस्ट मरने के बाद में पहली शताब्दी में जैसा धर्म समझाया जाता था वैसे धर्म का आचरण करना है, ये इन लोगों ने किया था। ये अमेरिकन लूथरन, LUTHERAN, लूथरन मिनिस्टर, मतलब क्या है मुझे नहीं अक्ल, मेरी अक्ल के बाहर है, मैंने कोशिश भी नहीं की ढूंढने की। भाई ये फादर है, 1921 में इन्होंने ऑक्सफोर्ड ग्रुप चालू किया है। ऑक्सफोर्ड ग्रुप के कुछ तत्व थे, मतलब ऑक्सफोर्ड ग्रुप सबके लिए था, सिर्फ बेवड़ा लोग के लिए नहीं था, सबके लिए था। तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में क्या लिखा था? ऑक्सफोर्ड ग्रुप में लिखा था कि भैया ये 6 तत्व है। क्या तत्व थे? पहला था एडमिशन। एडमिशन मतलब कबूल करना, हम लोग जो पहले कदम में बोलते हैं, यस, एडमिटेड पावरलेस फॉर अल्कोहल, वो था। दूसरा था इन्वेंटरी, मतलब आज तक क्या किया भैया, सही काम गलत काम, जरा इन्वेंटरी ले लो, तो उसको हमने बताया चौथा कदम।
तीसरा था उनका ऑक्सफोर्ड ग्रुप का, उसका नाम है कन्फेशन। जो क्रिश्चियन धर्म में फादर बैठते हैं, हम लोग शायद हिंदी पिक्चर में कहीं अमिताभ बच्चन या कहीं किधर देखा रहेगा, तो कन्फेशन में बॉक्स में फादर रहते हैं और उनके सामने जाके बैठ के कबूल करना है, तो उसमें एनोनिमिटी भी होती है। तो तीसरा था कन्फेशन। चौथा था रेस्टिट्यूशन, मतलब जिनको भी तकलीफ दिया है भाई, हार्म डन टू अदर्स, 8वें 9वें कदम में हमने बताया है, तो उसको करना है। पांचवा जो बताया था वो सर्विस टू अदर्स, जो हमको मिला है वो दूसरों को शराब बंद करने के लिए बोलना है। और छठा बोलना है प्रेयर टू गॉड। ओके, तो भगवान से प्रार्थना करना है कि भाई ये सब मेरे अकेले से नहीं होगा, कैसे करना है हमको बताइए। तो इसीलिए ये 6 ऑक्सफोर्ड ग्रुप के प्रिंसिपल्स थे। रोलैंड एज उसमें घुस गया, रोलैंड एज की शराब बंद हो गई। रोलैंड ने 2 बंदों को मैसेज दिया और इन 2 बंदों ने एबी थैचर को मैसेज दिया, और एबी थैचर जो बिल डब्ल्यू को मैसेज देने के लिए बिल डब्ल्यू के घर पर आते हैं। जो कहानी बिल डब्ल्यू ने अपनी कहानी में बताया, मेरा दोस्त आया था और एकदम चिकना दिख रहा था, और उसको मैंने पूछा भाई शराब पिएगा क्या, तो बोलता है नहीं भाई मैं आज का दिन नहीं शराब पीऊंगा। मैं तो मैंने पूछा क्या हुआ भाई, तेरी शराब बंद हुई, क्या कर रहा है क्या, तो बोले आई गॉट ए रिलीजन, मुझे धर्म मिला है। बिल डब्ल्यू साहब अपने दिमाग में सोचते साला इसको पहले शराब चढ़ती थी अभी धर्म चढ़ा है, इसीलिए ये सब बकवास कर रहा है। इसी दरमियान डॉक्टर बॉब जो थे अपने फाउंडर मेंबर, वो भी तो कई साल तक ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जा रहे थे एक्रोन में, लेकिन उनकी शराब बंद नहीं हुई थी। बिल डब्ल्यू गया था ऑक्सफोर्ड ग्रुप में, उसकी भी शराब बंद नहीं हुई, बंद हुई वापस चालू हुई। लेकिन ये एबी थैचर का था, उसकी शराब बंद हुई थी, लेकिन वो भी वापस पिया कई साल के बाद में, ए में आने के बाद में भी वो वापस पिया था। तो सिर्फ ऑक्सफोर्ड ग्रुप की प्रिंसिपल से शराब बंद होती है क्या? हाँ, होने की संभावना है, थोड़ी देर तो होती है भैया। अब सवाल ये है कि अगर बिल डब्ल्यू साहब ने हमको बेवड़ा लोग को बोला रहता कि तुम धर्म का आचरण करो, तो हम बोलते थे तू कर तेरा धर्म का आचरण, हम पी रहे भाई, अच्छा है हमको चलने दो, अपने को ये भगवान और ये सब रिचुअल्स और क्या पूजा पाठ इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पूजा पाठ करने वाले क्या करते हैं हमको मालूम है, क्योंकि हमारी आदत है जो गलत काम चलता है ना, एक्सेप्शन है ना किसी भी चीज को, तो उसके बारे में ज्यादा बात करने का। रूल के बारे में हम कम बात करते हैं, एक्सेप्शन के बारे में ज्यादा बात करते हैं। तो एक्सेप्शन के बारे में हम बात ज्यादा करने की वजह से हो सकता है कि हम शायद बिल डब्ल्यू हमको अगर धर्म का आचरण करो बोलता था तो हम नहीं जाते थे उसमें। बात समझ में आई तुमको? क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि अरे यार धर्म बिरम सब कर चुके हैं ना भैया, हमने बाबा पूजा भगत सब करके चुके आए हैं। इंडिया में हमको मालूम है क्या हमने किया है, बाहर का कंट्री में तो कुछ नहीं किया रहेगा, अंधविश्वास कम रहेगा। हमारा विश्वास, अंधविश्वास, श्रद्धा सबकी मिक्सिंग करके एक भेल बना के हमने ट्राई किया था, हमारी शराब बंद नहीं। तो अचानक बिल डब्ल्यू बिग बुक लिखने के लिए 1935 में देयर इज अ सॉल्यूशन, जो चैप्टर पहले हमने किया था जिसके बारे में डिस्कशन है ना, वो लिखकर रीडर्स डाइजेस्ट में दे के आता है। बोलता है, वो बोलते हैं हाँ ठीक है तुम पूरी किताब लिखो फिर बाद में देखेंगे। और अपनी गैली भी आती है, 2000 रुपए की कुछ तो गैली आती है। गैली मतलब प्रिंटर के पास भेजा हुआ कॉपी, जिसमें बिल डब्ल्यू ने टाइप किया हुआ, रूथ हॉक ने टाइप किया हुआ, और उसके ऊपर ढैंटडैन बिल डब्ल्यू ने अपने लैंग्वेज में अपने हैंड राइटिंग में लिखा हुआ जो माल मसाला था, वो पन्ने जो है उसका गैली बना के हमने किताब बना के रखा है। बिल डब्ल्यू हमेशा ग्रुप में जाता था, ग्रुप का कॉन्शियंस लेता था और उसमें जो लोग बोलते थे उसमें चेंज करता था। लेकिन 35 से 39 तक बिल डब्ल्यू कई सारे साइकेट्रिस्ट को मिला, उसके बीबी के भाई थे, उनके सारे दोस्त थे, उनको साइकेट्रिस्ट को मिला, और धर्मगुरु लोगों को भी मिला था। उसके स्पॉन्सर भी थे, उनके साथ धर्मगुरु थे, उनके साथ भी बात कर रहा था। तब उनको सबने बताया कि भाई तू अगर धर्म का आचरण करो बोलेगा तो बेवड़ा लोग नहीं सुनने वाला है, बेवड़ा बिलीजरेंट है, झगड़ा करने वाला आदमी है। तुम दाहिनी तरफ से जाओ बोले तो हम बाई तरफ से जाएंगे, तुम ये बोलेगा ये गलत चीज है इसको खाओ मत, तो हम खा के देखेंगे। बोले हाँ सुधीर भाई बोला गलत चीज है, सही है। हाँ, तो हमको दूसरा जो बोलता है उसका विरुद्ध करने की आदत हो गई है। इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद हमको समझ में आया कि भाई ये जो चल रहा है ये गलत चल रहा है, इसका ऐसा करके नहीं चलेगा। फिर क्या किया बिल डब्ल्यू ने? बिल डब्ल्यू लिखने के लिए बैठा
अरे कोई बोला भगवान नहीं मांगता है इसमें, कोई बोला गॉड कॉन्सेप्ट नहीं बोलता है। फिर किसी ने समझाया कि गॉड नहीं मांगता है तो उसके पहले हायर पावर डालो, तो बिल डब्ल्यू ने हायर पावर डाल दिया। फिर बोला इस बिग बुक में मस्ट बहुत बार लिखा है तो मस्ट को हटा दो, 8 शब्द वर्ड डाला, OUGST। और ये फिर समझ में नहीं आ रहा था, ये 12 कदम लिखने के पहले बिल डब्ल्यू बहुत परेशान था। अरे यार प्रोग्राम क्या लिखे, और अचानक उसको झटका आता है जिसको हम कहते हैं कि भगवान की कृपा होगी उसके ऊपर। और वो बिल डब्ल्यू हमेशा बैठ के नहीं लिखता था, सो के लिखता था, उपड़ा उल्टा सो जाता था। और अचानक उसको झटका आया, उल्टा सो गया। बिल डब्ल्यू की पत्नी हमेशा कहती थी कि जब वो बैठ सकता है तो खड़ा नहीं रह सकता है, जब वो सो सकता है तो बैठता नहीं है। वो इतना आलसी प्राणी था। तो वो सोया था और अचानक उसको झटका आया, कागज पेन ले लिया, उल्टा सो गया और ढैंटैन लिख दिया। और ये 12 कदम हो गए। तो ये 12 कदम कहाँ से आए? ना डॉक्टर ने दिए हैं, ना साइकेट्रिस्ट ने दिए हैं, न सिर्फ रिलीजन ने दिए। तो ये इसका कॉकटेल है, ये मिक्सचर है। क्या 12 तत्वों में बताया? तो ये जो बिल डब्ल्यू ने ऑक्सफोर्ड ग्रुप के जो 6 तत्व थे, एडमिशन, इन्वेंटरी, कन्फेशन, रेस्टिट्यूशन, सर्विस टू अदर्स एंड प्रेयर टू गॉड। इसके अलावा एब्सोल्यूट्स भी थे, किसके? इसके ऑक्सफोर्ड ग्रुप के। लेकिन वो हम जान नहीं देखे, क्योंकि एब्सोल्यूट प्यूरिटी, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, एब्सोल्यूट अनसेल्फिशनेस, एब्सोल्यूट लव। अब दूसरे की एब्सोल्यूट ऑनेस्टी है कि नहीं भाई, हम कैसे बताएंगे? वो झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है, 4 आना झूठ बोल रहा है, 12 आना सच बोल रहा है, क्या मालूम नहीं हमको। इसीलिए ये जो 12 कदम है, ये कहाँ से आए? तो डॉक्टर सिल्कवर्थ, डॉक्टर कार्ल, डॉक्टर विलियम जेम्स, ऑक्सफोर्ड ग्रुप, और फिर बिल डब्ल्यू ने तैयार किया हुआ ये माल मसाला 12 कदमों का। अब हम शुरू करते हैं। हाउ इट वर्क्स। रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन हु हैज फेल्ड। बिल डब्ल्यू पहले नकारात्मक क्यों बोलता है भैया? शुरू में अच्छा बोलना चाहिए कि हमारे साथ आने वाले लोग सब सुधर जाते हैं या सुधरने के चांसेस ज्यादा है। वो डायरेक्ट हैंडेड एंड बंदूक चलाता है, पहला बोलता है नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। तो ऐसा क्यों है? तो हम लोग ऐसे ही है ना भैया, हम लोग नॉर्मल आदमी से अलग है, टेढ़े है। और हम क्या करते हैं? पहले उल्टा सोचते हैं, निगेटिव थिंकिंग हमारे अंदर ज्यादा है। तो निगेटिव थिंकिंग होने की वजह से हम पहले तो रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन हु हैज फेल्ड आवर। क्यों फेल हुआ भाई? तो उसका रीजन भी बताता है वो। आइदर एक तो इन लोगों ने जैसे मैंने बताया वैसे कार्यक्रम नहीं लिया है, या तो फिर इनका दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। बराबर है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाओ बोलता है। अब जैसा मैं बताता हूँ वैसा प्रोग्राम, मतलब अक्सर बिल डब्ल्यू ने आगे लिखा है 12वें कदम में, 12x12 में, कि हमको सबको अच्छा लगता है 2 स्टेपिंग, पहले कदम का आधा हिस्सा और 12वें कदम का 1/3। बराबर, कैरिंग द मैसेज और पावरलेस नॉर अल्कोहल। तो पहले कदम का अनमैनेजेबिलिटी छोड़ दिया और 12वें कदम का स्पिरिचुअल अवेकनिंग और प्रैक्टिसिंग दिस प्रिंसिपल्स, ये सब बंद कर दिया। खाली पकड़ा है हमने मैसेज देना है। तो ये 2 पकड़ के हम चलते हैं। अब आते हैं बिल डब्ल्यू साहब के तीसरे कदम के बारे में, इन्होंने क्या बताया है। तीसरे कदम के बारे में बिल डब्ल्यू साहब बताते हैं सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस। अब ये तो हमारी पुरानी आदत है ना भैया, हमको डर लगता है, जिसका वर्णन 7 सिंस करके आगे चल के बिल डब्ल्यू ने किया है। हम सनातन धर्म में षड्रिपु बोलते हैं, हर धर्म अलग अलग बोलते हैं। कोई धर्म, किसी की माँ ने ये नहीं सिखाया कि चोरी करो साला, किसी ने नहीं बताया ना, झूठ बोलो, किसी की माँ ने नहीं समझाया बचपन से। लेकिन धर्म ने हमको 7 सिंस दिया है, जिसमें एक ग्लटनी है, खाने के लिए ये दिल मांगे मोर, और मांगता है और मांगता है। 4 रोटी है, 4 आदमी खा रहे हैं, तो ये पहला 2 खा लेगा, बाकी 3 का जो होगा सो देखा जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज ग्लटनी, GLUTTONY। लेकिन 7 सिंस की जगह षड्रिपु आते हैं तो ये ग्लटनी गायब हो जाता है, बाकी सब उसमें लिखा हुआ। तो हमारे अंदर जो शैतान बैठा हुआ है, उसका पहला लक्षण है सेल्फिशनेस, मैं, मेरा, बस अपना ही करना है। तो बिल डब्ल्यू कहता है कि दैट वी थिंक इज द रूट ऑफ आवर ट्रबल्स, पेज नंबर 62 इंग्लिश। सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस, दैट वी थिंक इज द रूट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। बिल डब्ल्यू तीसरे कदम के बारे में जब बात करता है
तो बोलता अभी ये तीसरा कदम जो है ना बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, बहुत लोगों का अनुभव अलग अलग है। तो हम लोग रिलीजन और गॉड इसके बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, एक दिन में नहीं चलेगी। और तीसरे कदम के बारे में अक्सर मीटिंग में बोला जाता है, पहले तीन कदम के बारे में अक्सर मीटिंग में बोला जाता है। मैं इंग्लैंड में मीटिंग किया, नेपाल में मीटिंग किया, फ्रांस में मीटिंग किया और इटली में किया। सब जगह वो गॉड नहीं बोलते, हायर पावर बोलते हैं। तो हम लोग गॉड के बारे में अक्सर मीटिंग में हायर पावर के बारे में बोलते हैं। तो इसने एक प्रार्थना दी है तीसरे कदम के अंदर कि भाई तीसरे कदम कैसे लेना है वो देखा जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको एक प्रार्थना बोलना है। उस प्रार्थना में क्या लिखा हुआ रहेगा, ये बिल डब्ल्यू ने, हे प्रभु मैं स्वयं को तेरे चरणों में अर्पित करता हूं। तू अपनी इच्छा अनुसार मेरा निर्माण, ये सब बिल डब्ल्यू ने इसमें लिखा हुआ है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, जिनके पास किताब है वो देख सकते हैं। और आगे बिल डब्ल्यू साहब लिख, कदम को उठाने से पहले ही हमने इस पर अच्छी तरह सोच लिया है कि इसलिए हम निश्चित। अच्छा, अब तीसरे कदम के बारे में बिल डब्ल्यू साहब ने पहले भी एक बार चर्चा की है कि जो लोग भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि उनको भगवान है यही कॉन्सेप्ट मंजूर नहीं है, तो उनके लिए अलग बात होती है। तो उसने वी एग्नोस्टिक्स करके अलग से चैप्टर लिखा है जिसमें भगवान की शरण में जाने के लिए जिनको दिक्कत आती है उनको कैसे भैया अपने आप को समझाना है और गॉड कंसेप्ट जितना जमेगा उतना एक्सेप्ट करना है। अब आते हैं हम चौथे कदम के बारे में। बिल डब्ल्यू साहब लिखते हैं, इसके बाद में हमने प्रभावशाली कार्य शुरू किया जिसका पहला कदम स्वयं की आत्मशुद्धि थी। इसलिए हम अपने व्यक्तिगत लेखा जोखा जांचना शुरू कर दिया, मेड अ सर्चिंग एंड फियरलेस मॉरल इन्वेंटरी ऑफ आवरसेल्फ। अब इसमें बिल डब्ल्यू ने क्या किया है मैं बताता हूं और फिर अपना अनुभव बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कितना टाइम हुआ और कितना बाकी है, मेरे ख्याल से आधा घंटा हो गया। बाकी कितना टाइम है भाई अभी, और किसी कोई बताएगा मुझे बाकी कितना टाइम है? और No, you have time till 1 o'clock, sir. 1 o'clock. ओके ओके ओके, और पौना घंटा है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है चलेगा। तो चैट में कुछ मेरे लिए है कि भैया डॉक्टर चेले ब्रोदर्स, नमस्कार गुरुजी, पता नहीं क्या लिखा है, अपने से कुछ नहीं है। 82 आदमी है, मैं जरा मोबाइल में जरा बीच में झांकता हूँ ताकि मैं अपने रास्ते से चलते रहूंगा। यतीन है, विमल है, बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी को जानता हूँ किसी को नहीं जानता हूँ, पता नहीं, मोबाइल नंबर देखते हुए समझ। तो अब हम आ चुके हैं चौथे कदम के बारे में। चौथे कदम के बारे में लिखते समय, इन्वेंटरी लेते समय अक्सर हम बोलते हैं कि अच्छा और बुरा दोनों की चर्चा करना है। अब अच्छा ढूंढ ढूंढ के लिखना पड़ेगा भैया, बुरा तो बहुत है, टनो है, मनो है, बहुत सारा है हमारे पास। इसीलिए बिल डब्ल्यू ने हमको एक प्लान दे दिया। उसने कहा कि 3 चीजों के बारे में बात करना है। एक है रिजेंटमेंट, दूसरा है मतलब रिजेंटमेंट यानी खुन्नस, गुस्सा, दूसरा है डर, भीति, फियर, और तीसरा है लैंगिक। अब उसने ये कहा है कि अक्सर ज्यादा करके हमारे अंदर जो लोग हैं वो शराब की तरफ वापस जो गए हैं वो इसकी तरफ, इसकी वजह से गए। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मुझे पहला गुस्सा आने लगा सेक्रेटरी का। साला हमको सेक्रेटरी शेयरिंग नहीं देता है, अक्का दुनिया को शेयरिंग देता है यार, उसको समझ में नहीं आता, सामने बैठा है 10 बार रोज आता हूं मैं मीटिंग में, मेरे को कभी शेयरिंग नहीं देता है। और देता है आखिरी 3 मिनट में, 4 मिनट में, हाँ अभी खत्म हो गया लेकिन थोड़ा 5 मिनट बच गया है, तो अभी श्रीधर भाई को बुलाता है तो मेरे को गुस्सा आता था। तो पहला खुन्नस मेरा शुरू हो गया अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद। जिन लोगों से मेरा ताल्लुकात हुआ, इनिशियल स्पॉन्सर, सेक्रेटरी, चेयरमैन, हैंड सब लोग इसमें लाइन में आ गए खुन्नस की लिस्ट में। दूसरा जो था वो घर के अंदर मेरी माँ, मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था, तो मेरे पिताजी, अरे पिताजी के ऊपर इतनी खुन्नस थी कि मैंने पहली बार जब चौथा कदम लिखा 20 पेजेस लिख के लेके गया था, मेरे स्पॉन्सर के सामने पढ़ा और स्पॉन्सर ने कहा हाँ ठीक है, अच्छा है, आपने पहला अटेम्प्ट किया है, अब तुम्हारी इन्वेंटरी पढ़ो। मैंने बोला साला 20 पन्ने पढ़े और बोलता है, वापस बोलते है, तुम्हारी इन्वेंटरी पढ़ो। तो इतने दिन देर तक क्या कर रहा था? तो मेरे स्पॉन्सर थे विश्वनाथ पटवर्धन थाना के,
एमए इंग्लिश थे, प्रोफेसर ये थे, स्कूल में पढ़ाते थे, क्लास में पढ़ाते, और कम्युनिस्ट थे वो। उन्होंने कहा, अरे भाई ये जो तू लिख के लाया है, ये आपके पिताजी अगर अपना चौथा कदम लिखते थे तो उसमें जो लिखते थे वो लिख के लाया है। तेरा चौथा कदम, तेरी गलतियां, तू कहाँ गलत रास्ते पे गया, ये कहाँ लिखा है इसमें? ये तो तू आरोप कर रहा है ना, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसके लिए मैं बेवड़ा बन गया, ढैन ढैन ढैन। तो दूसरा कॉलम था, दूसरी लिस्ट में, लिस्ट के अंदर दूसरा कॉलम जो था वो घर वाले लोगों के नाम थे। मैं लिस्ट बनाने की बात कर रहा हूँ। तीसरा कॉलम था काम धंधे पे। मेरा पार्टनर ने मेरे को हकाल दिया क्योंकि मैं शराब पीता हूँ, तो पार्टनर के ऊपर खुन्नस थी। मेरे पास कई लोगों के पास मैंने पैसे उठाए थे, वापस नहीं दिया, वो वापस मांग रहे थे, उनके ऊपर खुन्नस थी। तो अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद समझ में आया कि ये सब लफड़े वाला काम है, जो जो तीसरे लिस्ट में आएगा, काम धंधे के बारे में खुन्नस। चौथा आ गया, समाज के अंदर कौन कौन लोग है भैया? उसमें बहुत लोग थे। ड्राइवर का गुस्सा आता था, मैं भिवंडी से कल्याण जाता था, थाना जाता था, बम्बई जाता था, तो वो ड्राइवर, ये चश्मे, इसमें चश्मा लगा था, ये चश्मे, चल पुड़े हो, चल, चलो आगे चल भाई, बीच में बहुत लोगों को खड़ा रहना है, तू क्या अपनी बाप की गाड़ी समझ के खरीद के लाया है क्या? गाली देता था वो, सुनना पड़ता था। तो ऐसे जो कंडक्टर थे, पुलिस ने मेरे को मारा है, मेरे कई सारे दोस्तों ने मुझे मारा है, तो ये सब लिस्ट सोशल एक्वेंटेंस में आ गया। पांचवा था, मर गए, मेरे दादाजी गुजर गए, उसकी खुन्नस थी। ये मेरा एक दोस्त था, उसकी खुन्नस थी, बेचारा मर गया शराब पी के। छठा था, बच गए। फिर कोई नरेंद्र मोदी डालो, राहुल गांधी डालो, या और कोई डालो, जो बच गया भाई। तो ये जो अभी मैंने लिस्ट बताई, ये लिस्ट किताब में कहीं भी लिखी हुई नहीं है। ये जो मैं वर्कशॉप लेता हूं उसमें अपने अनुभव से मैं लिस्ट बनाई है। क्योंकि बिल डब्ल्यू यहाँ क्या लिखता है भैया, हमने उन लोगों की, संस्थाओं की और नियमों की सूची बनाई जिनके प्रति हमें गुस्सा था। तो पहले हमने व्यक्तियों की, लोगों की, पर्सन, आदमी लोगों की खुन्नस के बारे में लिस्ट बनाई, और लिस्ट में मैंने 6 आइटम बताए हैं। पहला आइटम अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद जो मिले, दूसरा आइटम घर वाले, तीसरा आइटम काम धंधे वाले, खेती बाड़ी वाला है, पार्टनरशिप का धंधा है, खुद की नौकरी है, जो भी रहेगा। बाद में वाला आइटम है समाज, स्कूल के अंदर, स्कूल कॉलेज में जब मिलता था तब मेरे लिस्टे दोस्त थे, उनके बारे में, उसने मेरे को ऐसा किया, इसने ऐसा किया, जो भी याद आता। बाद में लिखना है समाज के अंदर जो भी लोग थे, बाद में लिखना मर गए, बाद में लिखना है सब बच गए, उसमें डाल दो, चाहे केजरीवाल डालो, चाहे किरण बेदी डालो, जो डालना है आपको डालो, जो बच गए वो सब इसमें आएंगे। तो ये लिस्ट बनाई। ओके, इसी तरह से संस्थाओं की और नियमों की भी लिस्ट बनाए, प्रिंसिपल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो प्रिंसिपल कौन से भैया? सब झूठ बोलो मत भाई, सच के साथ रहो, अपनी औकात में रहो, जितनी अपनी कमाई है, आमदनी है, उतने में ही खर्चा करो। ये सब ऐसे प्रिंसिपल, हम किसी भी स्कूल में जाते हैं ना, सब सारी हमारी मीटिंग तो स्कूल में ही होती है यार, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे लोकल मीडियम हो, हम सब इसी में तो देखते हैं। तो क्या किया, लिस्ट बनाने समय हमने प्रिंसिपल्स लिखे, और ये प्रिंसिपल मुझे क्यों नहीं अच्छे लगते हैं उसके बारे में बिल्डब्ल्यू ने आगे दिया। और तीसरा लिखा है संस्था। ये शादी करो वाला शादी की जो संस्था है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मुझे लगता था किसको भी जो मांगता है उसको लेके जाने का, ठोकने का, छोड़ देने का, ढैन टैन, आवाज नहीं मांगता है। ये सब शादी करो, 7 फेरे मारो और उसके साथ जिंदगी भर ऑनेस्ट रहो, ये कौन सिखाया है यार? ये संस्था ही नहीं मांगता। गवर्नमेंट, अरे ये सब चोर लोग है यार, पैसा, बहुत पैसा खाते हैं ये लोग। तो ऐसे सब मेरे दिमाग के अंदर कुछ संस्थाएं थी, रेलवे था, मोबाइल कंपनियां थी, सरकारी कर्मचारी थे, इंश्योरेंस वाले थे, बहुत सारी संस्थाओं के ऊपर मुझे खुन्नस था। तो मुझे सूची बनाने के लिए बोला, यादी करने के लिए बोला, लिस्ट बनाने के लिए बोला। तो मैंने अपने को, आपको तीनों के बारे में एक साथ लिस्ट कैसे बताना है, बनाना है, ये इसके बारे में मेरे अनुभव से बताया। अब चलो भैया, एक आदमी का नाम लिखना है इसमें से। चलो मैंने नाम लिया पिताजी, व्यक्ति का नाम पिताजी। अच्छा, ये जिस आदमी के नाम लिखेंगे उसका एबीसी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये पढ़ने वाला कौन है? आप ही पढ़ने वाले हैं। सुनने वाला कौन है? आपका स्पॉन्सर सुनना है।
स्पॉन्सर लेना जरूरी है क्या? ऑफ कोर्स भाई, तुमको अगर जिंदगी भर सोबर रहना है तो चार चीजें करनी पड़ेगी। एक है होम ग्रुप करना पड़ेगा, दूसरा है स्पॉन्सर लेना पड़ेगा, तीसरा है चौथा पांचवा कदम लेके प्रोग्राम लेना पड़ेगा, पांचवा है स्पॉन्सी लेना पड़ेगा, और बाकी सब 12 कदमों का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये सब करेंगे तो ठीक है। तो जिन्होंने अभी सुनने वाले कितने लोग है भाई? 80-82 लोग है, उसमें 80 लोग है, 82 दो कम हो गए। तो 80 लोगों में जिन लोगों ने स्पॉन्सर नहीं लिया है, तो ये अपना एक पम्पलेट है भैया, अंग्रेजी हिंदी मराठी तेलुगु सब लैंग्वेज में है, स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सरशिप, 10 रुपया कीमत है, उसमें लेके पढ़ो और समझ जाओ क्या करना है, स्पॉन्सर क्या करता है, पैसा देता है क्या, और क्या देता है क्या नहीं देता है, पीछे पड़ता है नहीं पीछे पड़ता है, सब उसमें लिखा हुआ है। तो करो। और स्पॉन्सर के पास आपको पांचवा कदम लेना है, मतलब चौथे कदम में बिल डब्ल्यू अब जब तक बताता है इस चैप्टर में, उसके हिसाब से करना है। मेरे वर्कशॉप में अक्सर लोग बोलते हैं कि हमको बहुत डराया था ओल्ड टाइमर ने, ऐसा चार्ट बनाने का वैसा चार्ट बनाने का, फिर चड्डी पीली हो जाती है, हवा टाइट हो जाती है। अरे इधर बिल डब्ल्यू ने एकदम आसान तरीके से लिखा है ना भैया। प्रश्न क्रमांक 1, हमने स्वयं से ही यह प्रश्न किया कि हम गुस्से में क्यों है। तो पहला नाम लिखा पिताजी। फिर गुस्सा क्यों आता है? मेरे शराब पीने के लिए चिल्ला चिल्ली करते थे। 2, शराब पी के आने के बाद में मेरे को मारते थे। 3, मैं साहब लफड़े करने वाला बंदा हूं, तो मेरे को लफड़े करने नहीं देते थे। 4, मेरे और पिताजी का जॉइंट अकाउंट था, उसमें से सब पैसा ढाप लिया मैंने, निकाल लिया, शराब पिया। तो पिताजी बार बार पूछते थे, बार बार मेरे दोस्तों को बताते, ये मेरा लड़का क्रिमिनल है, मेरे अकाउंट में से मुझे पूछे बगैर पैसा निकाल के ले लिया। तो ये सब चीजों की मैंने लिस्ट बनाई और लिखा मुझे गुस्सा क्यों आता है। प्रश्न दूसरा था, बिल डब्ल्यू ने आगे लिखा है कि गुस्सा आने के बाद क्या करते थे भाई हम? अरे गुस्सा आने के बाद शराब पीते थे। फिर क्या करते थे? शराब पीने के बाद उस आदमी के सामने जाके गाली देते, तेरी माँ का ऐसा ढैन 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 ढैन। शुरुआत। तो पहला काम करना पड़ता था, अभी तुरंत नहीं पिया तो शाम को पिएगा, रात को पिएगा, कल सुबह पिएगा, जब पिएगा तब तेरे घर के सामने, तेरे ऑफिस के सामने आऊंगा, माँ बहन से गाली दूंगा। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का चौथा कदम का प्रश्न क्रमांक दूसरा, पीने के बाद मेरा प्रतिक्रिया क्या होती। और तीसरा पूछा है कि तुम्हारे कहाँ दर्द होता है। 6 आइटम दिया है उसने बिल डब्ल्यू ने। पहला लिखा है स्वाभिमान। स्वाभिमान से मुझे ना आत्मसम्मान वर्ड अच्छा लगता है, ईगो के लिए आत्मसम्मान। दूसरा है पॉकेट बुक्स, मतलब पैसा। तीसरा है महत्वाकांक्षा। चौथा है व्यक्तिगत संबंध। पांचवा है सेक्स। और छठा है डर, भीति, फियर। जो चार्ट में लिखा हुआ है इसमें नहीं लिखा हुआ। तो ये 6 में से जहां तकलीफ होती है वहां टिक मार्क करना है। जैसे कि मेरे पिताजी के साथ मेरा बर्ताव था, उसमें सेक्सुअल कॉन्डक्ट का कुछ लेना देना नहीं था, इसके लिए मैं उसको क्रॉस मार्क किया, बाकी सबको टिक मार्क किया था। तो ऐसा करना है। और पहला प्रश्न था गुस्सा क्यों आता है। दूसरा प्रश्न था गुस्सा आने के बाद मैं क्या करता हूँ। तीसरा प्रश्न था गुस्सा आने की वजह से मुझे कहाँ तकलीफ होती थी। अभी हम तो साइकेट्रिस्ट नहीं है, एनालिस्ट नहीं है, जितना समझ में आएगा उतना करने का। नहीं तो तुम्हारा स्पॉन्सर तो बैठा ही है, वो बताएगा तुमको। और फिर उसके बाद में जो डेंजरस सवाल है वो ये है कि मैं कहाँ गलत था। अब सबसे पहले तो मेरा मन कहता है मैं गलत था ही नहीं, जो कुछ गलती थी वो सब पिताजी की थी, मैं क्या गलत था यार। तो मेरा स्पॉन्सर ने बताया, जरा आंख बंद करके बैठ जा बेटा, ध्यान तो तुम करते नहीं हो। मैं 22 साल तक मेडिटेशन किया नहीं, मैं डरता था। मेरे को आंख बंद करेगा तो वो इसका शोले का ये डायलॉग याद रखता था, तेरे हाथ मुझे दे दे, और तेरे हाथ मुझे दे दे। वो दोनों के दोनों दो सीन है ना उसमें, एक बार पुलिस के हाथ काटते हैं और दूसरी बार गब्बर के हाथ काटने के लिए बोलता है संजीव कुमार। ऐसे जितने भी हिंसा भरे चीजें थी, रेप बलात्कार जहां भी था, मर्डर, ये सब मुझे को आंख बंद करके बैठेगा तो समझ में दिखाई देता था। इसके लिए मैं बेचारा 22 साल तक मैंने नहीं किया, जिसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ रही है। अच्छी तरह से प्रोग्राम नहीं लिया, जिसकी वजह यह है कि था, संधि थी, अपॉर्चुनिटी थी, फिर भी नहीं किया। तो चौथा प्रश्न है
मेरी क्या गलती हुई। और ये मुझे लगता है हम जब वर्कशॉप लेते हैं तो पहले 3 सवाल का जवाब लिखते वक्त या सुबह से 10 बजे से जो ढैंटा चिल्लाते हैं, उसने ऐसा किया उसको छोड़ूंगा नहीं मैं, जिंदगी में हर कुत्ते के दिन होते हैं, अपना भी रेंज में आएगा तब तुमको ठोक दूंगा, डैन 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 बड़बड़ करते रहते हैं। लेकिन चौथा कदम में आने के बाद में, क्या मैं शराब पीने की वजह से ये सब किया? हाँ 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 हाँ। अच्छा, शराब मेरी किसी ने नाक दबा के मुंह में तो डाली नहीं थी, नहीं 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 नहीं, मैं ही पीने गया था। तो मैं कम से कम इतना तो कबूल है कि नहीं भाई कि ये सब गुस्से की वजह से मैं शराब पिया, और शराब पीने की वजह से ये सब और बिगड़ गया। ये कम नहीं हुआ, ये बिगड़ गया। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में चौथा प्रश्न जो है रिजेंटमेंट का, मेरी क्या गलती हुई, सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। चार्ट की जरूरी नहीं है, चार्ट लिखेंगे तो चार्ट में लिखो, कैसे भी करो लेकिन लिखो रे बाबा। क्योंकि बिल डब्ल्यू बोलता है, कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं रात भर मेरे स्पॉन्सर के साथ बैठा और सब उल्टी कर दिया, उसका पूरा कपड़ा पीला हो गया। अरे ऐसा नहीं चलता है भाई। सबका बाप बिल डब्ल्यू है कि नहीं? हमारे हमको बीमारी किसने बताई? बिल डब्ल्यू ने। तो बीमारी के साथ में बिल डब्ल्यू ने 12 कदम भी बताए हैं। तो उसका मैं अगर प्रैक्टिस करूंगा तो ही मुझे फायदा होने वाला है। तो बिल डब्ल्यू ने लिखा है, लिखो, कागज पर लिखो। अच्छा, इसका एक एक्सेप्शन है, जिनको लिखने नहीं आता है, स्कूल में नहीं गए या जो भी रहेगा, हाथ टूट गए हैं, कट गए हैं, वो जो भी रहेगा, तो उनको दूसरे के पास से लिखवा लेके लेने का नहीं है भाई। उनको डायरेक्ट स्पॉन्सर के पास जाके बैठने का। लेकिन ऐसे आदमी कितने हैं? 0.05%, 0.5%, इतने ही है। बराबर है। हर एक मीटिंग में कोई अन्नाड़ी है क्या? पूछो। कोई लिखने को नहीं आता है? पूछो। तो एक आध दूसरा आदमी 50-100 में से हाथ ऊपर करता है। तो 1% ज्यादा ही ज्यादा ये लोग होंगे, बाकी सबको लिखना है। क्या लिखना है? मेरी क्या गलती हुई, मुझे क्या करना है। अरे उसने मेरे को पैसे को फंसाया। अरे तू तो बोलता है मैं इतना बड़ी भारी आदमी हूँ, तो तेरे को पैसा है तो तू क्या सोया था क्या? तुझने फंसाया था? तेरे को अक्कल नहीं थी क्या? फिर मैं लिखने लगा कि हाँ यार मेरी ही गलती थी। फिर पांचवा प्रश्न है, अभी ये संबंध अच्छे करने के लिए मैं तैयार हूं क्या? है, हमको नहीं करना है, मरने दो। मैं तो उल्टा भगवान को बोलता है, साला इतना एक्सीडेंट होता है, इसका एक्सीडेंट होके मरना चाहिए। साला इसका बेटी है, किसी के साथ जाके भाग जाना चाहिए। साला इसका कारखाना है, उसको आग लगना चाहिए। ऐसे में भगवान से प्रार्थना करता हूं। तो छठे कदम में, छठे प्रश्न में हम लिखते हैं, बिल डब्ल्यू साहब हमको बताते हैं कि क्या तुम भगवान से प्रार्थना करने के लिए तैयार हो? क्या तैयार हो भैया? कि ये भी हमारी तरह बीमार थे, हमने भगवान से यह प्रार्थना की कि इन लोगों को सहनशीलता, दया और सब्र देने के लिए हमें समर्थ बनाए, जिससे कि हम खुशी से अपने बीमार मित्र को उन्हें सौंप सके। जब एक व्यक्ति ने गलती की तब हमने स्वयं से कहा, अरे भाई यह तो बीमार आदमी है, मैं उसके क्या काम आ सकता हूँ? ईश्वर मुझे गुस्से से बचाए, मैं तेरा कार्य अवश्य करूंगा। ये हुई प्रार्थना। अब सवाल ये है कि ऐसे प्रार्थना करने से जाती है क्या रिजेंटमेंट? हाँ भाई जाती है, मेरा अनुभव है। वक्त के हिसाब से नहीं कम होती है, लेकिन प्रार्थना करने से, मैकेनिकली करने से, तुम्हारे दिल के अंदर नहीं उसका भला हो, लेकिन फिर भी भगवान को मैकेनिकली, यांत्रिक तरीके से बोलो कि भाई उसका भला कर, उसको पैसा दे, उसको अच्छी तबीयत दे, उसको सब कुछ मिलने दो, जैसा मुझे चाहिए वैसा ही उसको दे दो। तो ये हुई रिजेंटमेंट से दूर होने के लिए टेक्निक, आइडिया। क्या इसमें रिजेंटमेंट के साथ में डर भी आता है, क्योंकि उसके पास से पैसा लिया था, वापस नहीं किया, तो डर भी है। तो कई सारी रिजेंटमेंट ऐसी है जो एक्शन के बगैर नहीं जाएगी। तो एक्शन दिए है 8वें 9वें कदम में। जिनके साथ रिजेंटमेंट है उनकी यादी करो। जिनको तकलीफ दी है, शारीरिक तकलीफ दी है, लाफा मारा है, भावनिक या मानसिक तकलीफ दी है, हमने सब ने अपने घर वालों के, तुम्हारे बाप ने पैसा रखा है, तुम्हारी माँ ने दिया है क्या? हमने अपने पत्नियों से यही कहा है, हमारे बच्चों को भी कहा है, क्या तेरा माँ लेके आई थी क्या मायके से पैसा? तो हमने लोगों को बहुत तकलीफ दी है, शारीरिक दी है, मानसिक दी है, पुलिस केस किए गलत तरीके से लोगों के खिलाफ, कानूनन केस किए है, फंसाया है, बहुत सारे तरह का हमने तकलीफ दिया है, जिसके बारे में हम आगे चल के 8वें 9वें कदम में बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। तो अभी हम कहाँ पहुंच गए? अभी हम बिग बुक में पहुंच गए
उस भय शब्द पर ध्यान दीजिए जो मिस्टर ब्राउन श्रीमती जोन्स और पत्नी के उदाहरण में कठिनाइयां बताते हैं। अच्छा भाई, ये जो चार्ट दिया है ना, जिसमें 4 नाम दिए, मिस्टर ब्राउन, मिसेस जोन्स और मेरा मालिक और मेरी पत्नी, तो ये एग्जाम्पल दिया है। हमारे एक अमरावती के लक्ष्मण भाई है, उन्होंने शेयरिंग में बताया कि बिल डब्ल्यू ने मिसेस जोन्स नाम की एक औरत रखी थी, स्टेपनी रखी थी। तो मैंने उनको फोन किया, भाई कौन बताया तेरे को? तो बोले आप, मैं तो अन्नाड़ी हूँ, आपके जैसे पड़े, सारा मेले ही गले में डाल दिया। और केदार करके पूना में था, जो एंड चार्ली का करता था, उसके गले में डाल दिया। तब से मैं डरता हूँ, हमेशा बताता हूँ भैया ये इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है। क्या लिखा है? ब्राउन का गुस्सा आता है, क्यों? तो उसका ध्यान मेरी पत्नी की तरफ है। और मैंने जो मेरी लड़की है, अपना दोस्त है एक लेडीज रखेल के बारे में मेरी पत्नी से कहा, और मेरी नौकरी ब्राउन हथिया सकता है। कहाँ असर हुआ? सेक्स संबंध, स्वाभिमान, डर, इन चीजों से इसके ऊपर असर हुआ। तो जैसे हमने अभी एक व्यक्ति के बारे में लिखा, वैसा हर व्यक्ति के बारे में ऐसा लिखना पड़ेगा, तभी कुछ न कुछ तो होगा। ऐसा वगैर ऐसा लिखे वगैर कुछ नहीं होगा। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि चौथा कदम लेना है, मतलब क्या करना है? तो चौथा कदम लेना है मतलब रिजेंटमेंट की लिस्ट बनाना है। रिजेंटमेंट के अंदर 3 चीजें है, एक है पर्सन, दूसरा है प्रिंसिपल और तीसरा है इंस्टीट्यूशन। और हर एक के सामने ये 6 सवाल का जवाब लिखना है। सवाल नंबर 1 है, मुझे गुस्सा क्यों आता है? सवाल नंबर 2 है, गुस्सा आने के बाद मेरी प्रतिक्रिया क्या है? सवाल नंबर 3 है, गुस्सा आने से मुझे कहाँ तकलीफ होती है? आत्मसम्मान, खिसा पॉकेट, महत्वाकांक्षा और डर और व्यक्तिगत संबंध और लैंगिक संबंध, उसमें टिक करना है। चौथा प्रश्न है, मेरी क्या गलती हुई थी इस संबंध को बिगाड़ने में? हाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ये बताना है। 5वां प्रश्न, मैं उसे माफ करने के लिए तैयार हूं क्या? और 6ठा प्रश्न, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है क्या? फिर बाद में डर के बारे में दिया है। बिल डब्ल्यू कहता है कि हमने अपने भय की अच्छी तरह से समीक्षा की, भय से नाराजगी नहीं होने के बावजूद हमने उसको लिखा। वापस बिल डब्ल्यू बोलता है हमने उसको लिखा, हम लिख रहे हैं। बात समझना है तो हमको डर लिखना है और वही प्रश्न पूछना है। प्रश्न क्रमांक 1, क्यों डर लगता है? प्रश्न क्रमांक 2, स्वावलंबन से डर जाता है क्या? पहले तो स्वावलंबन कौन देता था हमको? एक पाउचर मारेगा, एक क्वार्टर मारेगा तो हमको स्वावलंबन आता था। हम बोलता देख लेता हूँ तेरे को साले। तो क्या करते थे हम? चिड़चिड़, बड़बड़, मारा मारी, मार खाना। मारा मारी मतलब मार खाना, मारा मारी मतलब मार देना नहीं होता है। बेवड़े को तो ज्यादा करके मार ही खाना पड़ता है। तो डर के अंदर ये जो 4 प्रश्न दिए हैं, क्यों डर लगता है? पहले स्वावलंबन था इसीलिए डर जाता था क्या? और आज मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं क्या? और मुझे प्रार्थना करना है। अब सवाल यह है कि सब डर जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। मेरा पार्टनर था सुधीर करके, अनफॉर्चुनेटली वो 12 साल के बाद में वापस अभी पी रहा है। तो वो बता था कि कुछ डर ऐसे है जिसके लिए साइकेट्रिस्ट के पास, काउंसलर के पास जाना ही पड़ेगा। अपने आप सिर्फ प्रोग्राम लेने की वजह से नहीं जाएगा, ये प्रोग्राम के दायरे के परे है। तो कुछ डर ऐसे है जिनके लिए तुमको, ज्यादा करके जिन्होंने साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट शराब पीने के दौरान ली है, कोई लेके गया है, उनको तो जरूर अपना डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास जाके पूछना पड़ेगा। तो ये हुआ डर के बारे में। और तीसरा दिया है लैंगिकता के बारे में। अब पहले मुझे लगता था कि लैंगिकता के बारे में मतलब कौन प्रोस्टिट्यूट के पास गया, वेश्या के पास गया, किसने भाभी को, बाजू वाली भाभी को कुछ तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ किया, किसने किसी को आंख मारी, ये सब डिटेल में लिखना पड़ेगा क्या क्या क्या। अरे लेकिन ये मैं जब पढ़ने लगा तब बिल डब्ल्यू साहब ने ये जो कड़क लक्ष्मी आती है ना, जो अपने आप को चाबुक मारते हैं, वैसा हिसाब है ये सब। चौथा कदम बोले तो बिल डब्ल्यू पहले वाक्य में कहता है, अब कुछ सेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। हम में से कई लोगों को इस क्षेत्र में पूरी तरह जांच करने की जरूरत है। अब वो सेफ स्टैंड लेते हैं कि बिल डब्ल्यू क्या बोलता है, कई लोगों को, बात वो सब लोगों को नहीं बोलता है। तो मैं वर्कशॉप में पूछता हूँ, अब भाई कितने लोगों को प्रॉब्लम नहीं है? तो 40 में से 50 में से 2-3 तो रहती है, वो हाथ ऊपर करते हैं।
तो मैं मजाक में उसको पूछता है, क्यों डॉक्टर के पास जाना है क्या, कुछ तकलीफ है क्या, नीचे हवा हवा नहीं हो रही है क्या? तो वो गुस्से से देखता है। तो फिर मैं आगे पढ़ने लगता हूँ। हम में से कई लोगों को इस क्षेत्र में पूरी तरह जांच की जरूरत है। और उस पैराग्राफ के आखिरी में आते आते बिल डब्ल्यू ने लिखा है, हम किसी के सेक्स आचरण के निर्णायक होना नहीं चाहते, हम किसी के जज नहीं बनना चाहते। भाई, दो औरत रखना सही है कि गलत है, अपनी घर में औरत होने के बावजूद कहीं बाहर जाना डुबाने के लिए सही है कि गलत, ये हमको नहीं मालूम। मेरा स्पॉन्सर तो बोलता है तेरा जी जो जो आए वो करो, सिर्फ तेरी सूझ गई तो हमको बताना, ताकि उस रास्ते से हम वापस नहीं जाएंगे। सूजन आई तो हमको बताना जरा। तो इस जगह पे बिल डब्ल्यू कहते हैं, हम सभी में सेक्स को लेकर समस्याएं है। अंग्रेजी वर्ड जो है उसको चेक करना, वी ऑल हैव प्रॉब्लम्स करके लिखा है बिल डब्ल्यू ने। अंग्रेजी टेक्स्ट बुक जो है उसके अंदर सेक्स के बारे में पेज नंबर 68 है। ओके, और उसमें लिखता है वो, वी डू नॉट वांट टू बी द आर्बिटर ऑफ एनीवन सेक्स कॉन्डक्ट, वी ऑल हैव सेक्स प्रॉब्लम्स। ओके, तो इधर लिखता है वी ऑल हैव प्रॉब्लम्स, और पहले लिखता था मोस्ट ऑफ अस। तो बिल डब्ल्यू को मालूम है, डायरेक्ट बोलता था सबको सेक्स का प्रॉब्लम है तो हो सकता है लोग मानेंगे नहीं, इसीलिए उसने पहले बोला मेनी ऑफ अस, बाद में बोलता है वी ऑल हैव सेक्स प्रॉब्लम्स, और आगे चाबुक और एक मारता है, वी हैड हार्डली बी ह्यूमन इफ वी डिडंट। मतलब अगर हमको सेक्स की प्रॉब्लम नहीं होती तो हम आदमी कैसे? तो फिर ये जो तीन बंदे हाथ ऊपर करते उनको मैं आहिस्ता से पूछता हूँ, अरे भाई तेरे दिमाग में जनान खाना है ना? तो बोले हाँ, हमारे दिमाग में जनान खाना बहुत है, हमारा प्रैक्टिकली घर में ये स्टेटस है, लेकिन हमारे दिमाग में श्रीदेवी है, ये है, वो है, बाजू वाली है, तो हमको रात को हिलाते समय वो जनान खाना सब याद आता है। तब वो कहने लगे कि नहीं, मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ नहीं होती। देख भाई, कितनी तकलीफ, 4 आने की तकलीफ कि 12 आने की तकलीफ, ये मुझे समझ में नहीं आता है। बिल डब्ल्यू बोलता है तकलीफ है तो लिखो, नहीं पहले थी अब भूल गए हम। अरे भूल गए कैसे, अभी याद आता है ना तेरे को, मैं ये भूल गया हूं, ये तुमको याद आता है, इसका मतलब याद है। तो अपने स्पॉन्सर के साथ बात करो। और फिर बिल डब्ल्यू सवाल पूछने के लिए बोलता है, काटने वाले सवाल। वी रिव्यूड आवर कंडक्ट ओवर द ईयर्स पास्ट। अब उसने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि मैं शराब पीने के दौरान क्या गलत किया वो मैं दिख रहा हूँ, शराब पीने के पहले जो कुछ किया था वो नहीं लिखूंगा, शादी के पहले मैं किया क्या वो माफ है, शादी के बाद वाला जो है उसके लिए डबल सजा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। वो बोलता है, वी रिव्यूड आवर ओन कंडक्ट ओवर द पास्ट ईयर्स पास्ट, ओवर द ईयर्स पास्ट। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 1, वेयर वी हैड बीन सेल्फिश, हम आत्म केंद्रित कहाँ थे? मैं, मेरा। जब हमारी घरवाली पूछती थी तब हम यही जवाब देते ना, तुमको क्या कम है भाई, सब तो चल रहा है, बाल बच्चे की पढ़ाई चल रही है, घर में सब कुछ है, फर्नीचर है, पैसा है, सोना है, साड़ियां हैं, तेरे को क्यों मुझे परेशान करती हूँ? मैं बाहर क्या करता हूँ ये मैं तुमको क्यों बताऊं? तो सवाल का जवाब उसने लिखने के लिए बोला है, वेयर हैड वी बीन सेल्फिश, डिसऑनेस्ट, अप्रामाणिक, और इनकंसिडरेट। इनकंसिडरेट का मैं जो मतलब निकालता हूं ना, मतलब मेरी आंख में छोटी सी चीज जाएगी ना तो भी मुझे बहुत दर्द होता है, और दूसरे की आंख में मैं बड़ी वाली चीज डालता हूं तो मुझको लगता है कि उसमें क्या बड़ी बात है ये। तो इनकंसिडरेट का मतलब मैं समझता हूं, वेरी सेंसिटिव टू वन सेल्फ एंड इनसेंसिटिव टू अदर्स, ऐसा इसका मतलब मैं निकालता हूं। तो यहाँ पे तो चर्चा करेंगे नहीं भैया हम। whom we had heard, ये ओपन प्लेटफॉर्म है। अब इसमें एक सुनने वाले एलोनॉन मेंबर रहेगी, नॉन अल्कोहलिक रहेगी, प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे, और कई सारे लोग इस मीटिंग में जुड़ सकते हैं, या इसकी रिकॉर्डिंग चल के आगे जाएगी। तो इसके लिए हम लोग पब्लिक डोमेन में जब रहेंगे तब सेक्स के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो हम इतना ही कहते हैं कि बिल डब्ल्यू हमको कहता है, जो हो गया सो हो गया भाई। 5वें कदम में तुम्हारा स्पॉन्सर भगवान का अंश और समाज का अंश करके तुमको माफ करने के पहले तुमको पूछता है, ए भाई यही करने का है कि आगे? अरे मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं बोला, अरे यही करने का होता तो ये सब झमेला लिखने का, बाहर जाके 4 दिन रहो लिखो,
लिखे हुए कागज को संभाल के रखो, फिर तुम्हारी स्पॉन्सर की अपॉइंटमेंट ले, फिर वो जब बोलेगा तो वो कागज लेके जाओ और उसके सामने बैठ के पढ़ो। ये सब धंधा मैं क्यों करता था? बोले ठीक है। और बिल डब्ल्यू लिखते हैं पेज नंबर 70 पैराग्राफ नंबर 2, इफ वी आर सॉरी फॉर व्हाट वी हैव डन, अगर हमको लगता है कि सेक्स के बारे में हमने जो कुछ किया वो गलत किया है, वी बिलीव वी विल बी फॉरगिवन, हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि हमको माफ किया जाएगा, एंड विल हैव लर्न अवर लेसन, और इसमें से हमको अक्ल आ गई है। बट इफ वी आर नॉट सॉरी, तो वो क्या होता है यार? बिल डब्ल्यू ने तो शराब बंद करने के लिए बोला है, बाकी सब थोड़ी अपने को बोला है। इफ वी आर नॉट सॉरी एंड अवर कंडक्ट कंटिन्यूज टू हार्म अदर्स, मतलब जो हमारा पुराना तरीका था है। बहुत सारे लोग हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, आप सुनते हैं, मीटिंग के बाहर सुनते हैं, फोन पे सुनते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप में चर्चाएं होती है। बिल डब्ल्यू कहते हैं इफ वी आर नॉट सॉरी एंड आवर कंडक्ट कंटिन्यूज टू हार्म अदर्स, मुझे हमको लगता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया और पहले जैसा ही हमारा बर्ताव रहेगा, तो बिल डब्ल्यू आगे करते हैं वी आर क्वाइट श्योर टू ड्रिंक, हम लोग वापस शराब पीने वाले हैं। और आगे ये भी बताते हैं वी आर नॉट थियराइजिंग, हम लोग कोई नियम नहीं बता रहे भैया, दीज आर द फैक्ट्स ऑफ आवर एक्सपीरियंस। बिल डब्ल्यू कहता है ये सच्चाई है, इसका हमने अनुभव किया है। तो चौथे कदम के बारे में 3 चीजें बताई, रिजेंटमेंट, फियर और सेक्स। फियर के बारे में 12/12 में 2 आइडिया बताई है। एक है मटेरियल इनसिक्योरिटी, भौतिक असुरक्षता, ये दिल मांगे मोर, पैसा और मांगता है और मांगता है, जो है वो नहीं रहेगा, भाग जाएंगे, पेंशन कम पड़ेगी, ऐसा वैसा। तो उसके लिए उसने प्रश्न दिए हैं 12/12 में, वो रेफर कर सकते हैं आप बाद में। पहली बार जब लिखेंगे तो सिर्फ मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को फटका दिया, बोला सिर्फ बिग बुक में जैसा लिखा है उतना ही लिखने का। ऐसा 2 बार लिख के होने के बाद में 12/12 में जो प्रश्न दिए हैं मटेरियल इनसिक्योरिटी और इमोशनल इनसिक्योरिटी, उसके बारे में बात करेंगे। तो बिल डब्ल्यू आगे कहते टू सम अप अबाउट द सेक्स वी अर्नेस्टली प्रे। अब ये साला भैया ऊट सूट जब देखो तब भगवान से प्रार्थना ही करने का मिलता है। कुछ आइडिया बोलना यार, ये कैप्सूल ले लो तो तेरा रिजेंटमेंट जाएगा, ये ले लो, सिरप ले लो तो डर जाएगा, ये कुछ उसमें एनिमा ले लो तो तुम्हारा सेक्स का प्रॉब्लम, ऐसा कुछ बिल डब्ल्यू बताता नहीं है। बिल डब्ल्यू सही मायने में बोलता है कि भगवान के पास जाओ। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ये जो हाउ इट वर्क्स चैप्टर है, इसके अंदर बिल्डअप तीसरा कदम और चौथा कदम, मेरा ज्यादा इंसिस्टेंस चौथे कदम पे था क्योंकि चौथे कदम के बारे में या तो हवा बना के रखा। लेकिन एक चीज अच्छी है आजकल, सुधीर भाई भी मेरे से सहमत होंगे कि पुराने जमाने में, हमारे जमाने में बहुत लोग इसका विरोध करते थे, काय को किताब मांगता है, काय को कदम मांगता है, कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ स्टेप करो, ऐसा करो वैसा करो, सब सिर्फ 12 स्टेप करो। तो मेरे से 5 से बताते हैं एक अंधा और नहीं, एक हाथी और 7 अंधे की कहानी हमको मालूम है। तो हाथी को जहां जिसने हाथ लगाया उसको लगा हाथी वैसा है, जैसे कि पैर को हाथ लगाया तो बोलता है हाथी खंबे जैसा है, पूंछ को हाथ लगाया तो बोलता है हाथी झाड़ू जैसा है, कान को हाथ लगाया तो बोलता है ये इसके जैसा है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस भी बहुत बड़ी है, जिन्होंने 12वां कदम लेके उनको मजा आ गया तो खाली नाचते हैं 12वां कदम, बाकी कुछ जरूरत नहीं। जो स्ट्रक्चर्ड सर्विस में गए वो खाली ढिंग चैक स्ट्रक्चर्ड सर्विस करो। 4 महीना सोबर रह गए तो उसको चेयर मनाते हैं धक्का मार के, अरे उससे तो सोबर रहेगा। अबे यार लिखा हुआ है ना उसमें कम से कम 2 साल की सोबरिटी होनी चाहिए, क्यों धक्का मार के उसको बर्बाद कर रहे? कितने लोग 4 महीने के अंदर चेयरमैन बनने के बाद में वापस शराब पीने गए हैं, ये नहीं कोई देखता है। मुझे मालूम है 100 में से 4 आदमी अच्छे रहे, इसके लिए मैं इसका चांस लेता हूँ और इसका धक्का मार के चेयरमैन बना देता हूँ। तो स्ट्रक्चर्ड सर्विस में धक्का मार के नहीं होता है। और हमेशा ये जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल का बेस है रिकवरी, यूनिटी सर्विस रिकवरी ऐसे हम बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो रिकवरी सर्विस यूनिटी ऐसा है। तो हमको साथ रहने के लिए यूनिट वो जरूरी नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोलता है, सर्विस तो जरूरी है ना। अब मैं जो कर रहा हूँ वो सर्विस ही है, अब आप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये ऑनलाइन मीटिंग वो भी तो सर्विस ही है। तो सर्विस स्ट्रक्चर्ड सर्विस होती है, अनस्ट्रक्चर्ड सर्विस होती है। तो इसके लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में कदम के बारे में पहले जितना विरोध था उतना विरोध अभी नहीं है। उसकी 2 वजह है। वजह नंबर 1 ये है कि रिहैब सेंटर में आजकल काउंसिलर जो ए मेंबर ही है, काउंसिलर
उसके पास से करवा के लेता है और बाद में वो बाहर आता है, चाहे 10 दिन है 35 दिन है, जितना जितना जिसका मर्जी, जिसके पास जितना पैसा, जितना चर्बी ज्यादा उतना रिहैब की चक्कर ज्यादा, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे मजबूरी में जाना पड़ता है, कोई दिल से खो ही जाता है उधर जाके, साला खुद का संडा साफ करो, ये सब करना पड़ता है। तो जो भी रहेगी राम कहानी हर एक की अलग अलग है, लेकिन कहानी सबकी है। तो आजकल विरोध कम हो रहा है क्योंकि काउंसलर के पास से चौथा कदम लेके आते हैं। और दूसरी चीज है कि पुराने जमाने में रॉक बॉटम वाले जो लोग थे ज्यादा थे, अभी हाई बॉटम वाले ज्यादा है। तो रॉक बॉटम वालों को क्या है, उनको वापस शराब पीने की तरफ जाने का डर बहुत कम है। और रॉक बॉटम वाले जो है, अच्छा रॉक बॉटम वाले हैं, उनको वापस जाने की संभावना कम है। और हाई बॉटम वाले जो है उनको रेजिंग द बॉटम का है, 12x12 में बिल डब्ल्यू कहता है यू हैव टू रेज द बॉटम। तो बॉटम रेज करने की वजह से उनको शराब बंद हुई है, तो वो प्रोग्राम लेने के लिए तैयार होते हैं। तो आज की तारीख है 30 अक्टूबर 2025। आज का विषय है हाउ इट वर्क्स, इसका असर कैसे होता है, बिग बुक का प्रकरण 5वां, जिसके बारे में सुधीर दादा ने और आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। आवाज गई में प्रश्न पूछते समय एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी जो शेयरिंग किया ना उसके बारे में प्रश्न पूछो। ये कोई लास्ट टाइम कोई अलानॉन मेंबर थी, वो हमारे घर में 3 शराब पीने वाले, अभी हम क्या करें भैया। ये जनरल क्वेश्चंस है ना, जिसके लिए आप रेगुलर मीटिंग में आ जाइए, चाहे ऑनलाइन में आइए, ये आप सवाल के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन अभी आप अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो जो कुछ जो आज का टॉपिक है उसके बारे में आप अगर शेयरिंग करेंगे तो फायदा जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच। 12:48 हो गए, 50 मिनट 1 घंटा बात किया हूं। आपके सवाल है तो सवाल का जवाब दूंगा। 30 अक्टूबर 2025 और दिल्ली के सुधीर दादा ने मुझे ये मौका दिया शेयरिंग करने का, इसके लिए धन्यवाद।